हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो यार, हम जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सिर पर खड़े हैं, इसीलिए मेरे भाई मैं मोस्ट 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं। मुझे आशा है कि इन्हीं 50 क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसेंगे। तो नंबर 1 देखते हैं, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास या फिर सर्वांगीण विकास? तो मेरे भाई आप एक बात बताइए, यदि आप अपने बच्चे को विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए भेजते हो तो क्या केवल और केवल आप ये चाहते हो कि उसका शारीरिक विकास ही हो और विकास नहीं हो, या केवल मानसिक विकास हो, या केवल चारित्रिक विकास हो? नहीं, आप चाहते हो कि मेरे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, यानी सभी पक्षों का विकास, सभी अंगों का विकास। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। नंबर 2 देखते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी, कहाँ पर दी जाती थी? मठों में, गुरुकुलों में, मदरसों में या फिर विद्यालयों में? तो वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुलों में अपने गुरु के पास गए थे। नंबर 3 देखते हैं, उपनयन संस्कार संबंधित है, कौन सी शिक्षा से संबंधित है? बौद्धकालीन शिक्षा से, इस्लामी शिक्षा से, वैदिक शिक्षा से या फिर अंग्रेजी शिक्षा से? तो उपनयन संस्कार हमारा वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित है। देखो, उपनयन का मतलब होता है कि बच्चे को अपने गुरु के पास ले जाना शिक्षा ग्रहण करने के लिए। नंबर 4 देखते हैं, प्रारंभिक इस्लामी शिक्षा दी जाती थी मदरसों में, मकतब में, गुरुकुलों में या फिर मठों में? तो देखो यार, गुरुकुल तो इस्लामी से संबंधित है ही नहीं, ना मठ संबंधित है, मदरसे या मकतब में से होगा कोई। तो याद रखना कि प्रारंभिक शिक्षा तो मकतब में दी जाती थी और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी इस्लाम धर्म की ही। तो इसका सही उत्तर होगा मकतब में। नंबर 5 देखते हैं, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, रूसो, कांट या फिर अरस्तु? तो एमिल पुस्तक के लेखक हैं रूसो। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। नंबर 6 देखते हैं, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। प्लेटो, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर मेरे भाई कट्टर आदर्शवादी हैं। तो इसमें कौन नहीं है? मोरिया मोन्टेसी। देखो यार, सभी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं। अब 50 तो क्वेश्चन ही मैं छांट के लाया हूँ 200-250 क्वेश्चनों में से। अब इनमें भी मैं क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ और क्या इंपॉर्टेंट ना बताऊँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 7 देखते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था, यानी किस काल की शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार किया जाता था? तो याद रखना है बौद्धकालीन शिक्षा में। देखो, वैदिक कालीन में क्या है? हमारा उपनयन संस्कार हुआ था, और इस्लामी शिक्षा में होता था, आपको याद होगा, हम लोग पढ़ा भी चुके हैं, बिस्मिल्लाह संस्कार। तो ये प्रवज्जा किस में है? वैदिक, ये बौद्धकालीन शिक्षा में। नंबर 8 देखते हैं, बाल देवो भवा, यानी बालक देवता का रूप है, ये किसका शैक्षिक विचार है? तो ये है मेरे भाई, किसका है? गिजुभाई बधेका जी का। नंबर 3 पर हमको याद रखना है गिजुभाई बधेका जी का। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भाई, इन सभी क्वेश्चनों में इम्पोर्टेंट है। ये विचार किसका था? ये कथन किसका था? जॉन ड्यूवी साहब का, अरस्तु का, सुकरात का या फिर एडम्स का? तो ये किसका था मेरे भाई? जॉन ड्यूवी साहब का। नंबर 10 देखते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन हैं? सुकरात साहब। आपको ये तो याद ही होगा, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन थे? सुकरात। ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। नंबर 11 देखते हैं, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के जनक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। देखो, किंडरगार्टन का मतलब क्या है? बच्चों का बगीचा। तो रूसो, मोरिया मोन्टेसी, जॉन ड्यूवी या फ्रोवेल? तो फ्रोवेल साहब इसके जनक हैं। फ्रोवेल साहब हैं कि नहीं? बताओ, किंडरगार्टन का मतलब क्या है? बच्चों का बगीचा। आइए देखते हैं नंबर 12, पाठशाला को एक बाग, शिशु को एक पौधा एवं शिक्षक को एक माली किसने कहा था? तो देखो यार, किंडरगार्टन में मैंने बताया था ना बच्चों का बगीचा, तो उन्होंने ही कहा था। किन्होंने? फ्रोवेल ने। रूसो, मोरिया मोन्टेसी, जॉन ड्यूवी या फिर फ्रोवेल साहब ने? तो किसने कहा था? ये फ्रोवेल साहब ने। इन्होंने बताया कि पाठशाला जो है, स्कूल जो है, वो क्या है? एक बाग की तरह है, एक बगिया की तरह है, और शिशु उसमें एक पौधा है, और शिक्षक क्या है? माली, जो अपने पौधों की क्या कर रहा है मेरे भाई? देखभाल कर रहा है। आइए देखते हैं 13, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। ये कट रहे हैं थोड़े क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर दूं। ये लीजिए,
मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। ये कथन किसका था? रूसो का, मोरिया मोन्ट्रेसी का, या जॉन ड्यूवी साहब का, या फिर फ्रोवेल साहब का? तो ये कथन किसका था मेरे भाई? ये किसका था यार? ये रूसो का था शायद। भाई एक बार इसको देख लेना, मैं थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज हूँ, बाकी मैं कमेंट में बता दूंगा आपको। मैं यार गलत जानकारी आपको देना नहीं चाहता। आइए देखते हैं नंबर 13। अगर मुझे नहीं पता है, थोड़ा कन्फ्यूज हो तो मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 3, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो मूल प्रकृतिवाद पर, आदर्शवाद पर, यथार्थवाद पर, या फिर प्रयोजनवाद पे? तो ये है मेरे भाई प्रकृतिवाद पे। अब समझो क्यों। देखो यार, मूल प्रवृत्ति जो है इंसान की, जब भी हमारा मन अशांत होता है तो हम किसकी तरफ जाते हैं? प्रकृति की तरफ जाते हैं। प्रकृति में बैठ के हमारा मन शांत होता है, हमारी प्रवृत्ति शांत हो जाती है। नंबर 14 देखते हैं, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ उद्देश्य में, बालक में, पाठ्यक्रम में, या फिर शिक्षण विधि में? तो यहाँ ये कट गया है क्या? इसका ए होगा उद्देश्य में। किस में? उद्देश्य में। तो इसका सही उत्तर होगा उद्देश्य में। आदर्शवादी जो हैं वो, उनको उद्देश्य बहुत ज़्यादा लगाव है, उद्देश्य से उनको उद्देश्य निकलना चाहिए। नंबर 15 देखते हैं, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राधाकृष्ण, या फिर डी है गिजुभाई बधेका? तो जो दिवा स्वप्न पुस्तक थी वो बहुत अच्छी पुस्तक है और उसके लेखक हैं मेरे भाई गिजुभाई बधेका जी। मैंने तो इसको पढ़ा है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसको पढ़ के देखना कभी टाइम मिले तब। अभी आप अपने एग्जाम की तैयारी करो। देखते हैं नंबर 16, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्मा अनुभूति, बालक का सामाजिक विकास, आत्मा अभिव्यक्ति, या फिर बालक का प्राकृतिक विकास? तो देखो, आदर्शवादी लोग थे, उनका उद्देश्य था आत्मा अनुभूति, यानी बच्चा अपनी आत्मा की अनुभूति करे कि वो क्या है, इस संसार में क्यों आया है, इस संसार में आने का उसका उद्देश्य क्या है। देखते हैं नंबर 17, शिक्षा में वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का, या फिर एरिस का? तो ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। नंबर 18 देखते हैं, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है। जो प्रयोजनवादी थी वो अध्यापक केंद्रित थी, विषय केंद्रित थी, या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित थी, या अनुभव केंद्रित थी? तो मेरे भाई प्रयोजनवादियों ने माना अनुभव केंद्रित। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखता है। हम लोगों ने देखा है ना कि यार ठोकर खा के हमको अकल आती है। भाई ठोकरों से भी तो हम सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? तो उसका मतलब है कि हम अपने अनुभवों से सीख रहे हैं। आइए देखते हैं नंबर 19, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में, 42, 43 या 45? तो यार ये तो आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि जो अनिवार्य शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वो अनुच्छेद 45 में इसका प्रावधान है। नंबर 20 देखते हैं, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, या फारसी? तो राजभाषा कौन सी है? हमारी हिंदी की, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग क्या हिंदी तो बोल रहे हैं भाई, हम लोग भी हिंदी लोग बोल रहे हैं। नंबर 21 देखते हैं, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, यानी किस माध्यम में शिक्षा दी जाती थी? इंग्लिश मीडियम में? अरे नहीं यार, मदरसों में इंग्लिश मीडियम, संस्कृत में तो वो वैसे भी ना पढ़ाएं, तो किस में दी जाती थी मेरे भाई? फारसी में। अब देखो, आप इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि उर्दू में। भाई उर्दू भारतीय भाषा है, उर्दू का तो विकास अभी हुआ कुछ दिनों पहले, तो इसमें कहाँ फारसी में? मुसलमानों की जो भाषा है वो फारसी है, ऑफिशियल भाषा। आइए देखते हैं 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, या फिर अनुच्छेद 23? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21 का, या फिर इंग्लिश में लिखाएगा अनुच्छेद 21A। देखो यार, जब भी आपको कहीं ब्रैकेट में जैसे ये का लिखा हुआ मिल जाए, ए लिखा हुआ मिल जाए, तो आप उसी को सही उत्तर लगाना। मैं बता रहा हूँ आपको आपके अपने अनुभव से। ये हमको एक हिंट देता है एग्जाम में कि सही क्वेश्चन को बच्चा पकड़ ले, सही आंसर को पकड़ ले। नंबर 23 देखते हैं, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? देखो हमने पहले पढ़ लिया था किससे, ये प्राथमिक स्तर से, और मदरसा किससे? उच्च स्तर से। और मुझे एक बात बताओ आप, मकतब क्या है? वैदिक कालीन से संबंधित है, या बौद्ध कालीन से, या इस्लामिक से? तो आपको पता है इस्लामिक से संबंधित है ये दोनों।
नंबर 24 देखते हैं, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? मूल्य माने वैल्यू, जो व्यक्ति की वैल्यू होती है वो नियंत्रित करते हैं, प्रेरित करते हैं, दर्शित करती हैं या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चूँकि देखो हमारी जो वैल्यू है वो हमें क्या करती है? नियंत्रित करती है। अब मान लो हम समाज में वैल्यूबल आदमी है तो हम सारे काम नहीं कर सकते, हम रोड पे नाच नहीं सकते। अगर मान लो हम अध्यापक हैं तो हम सोचेंगे कि यार मास्टर नाच रहा है, तो बताओ हमको एक नियंत्रित भी करती है। अच्छा, कुछ काम करने के लिए हमारे वैल्यू हमें प्रेरित भी करती है, जैसे समाज सेवा हो रही है कहीं तो प्रेरित करेंगे कि आप करिए। दर्शित, हमको दर्शाना भी है कि हम भाई कैसे व्यक्ति हैं। नंबर 25 देखते हैं, पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी बौद्धकालीन में, इस्लामिक में, वैदिक में या फिर अंग्रेजी में? तो देखो यार याद करो, अंग्रेजी शिक्षा में तो अंग्रेजी में ही दी जाती थी, वैदिक कालीन में संस्कृत में दी जाती थी, इस्लामिक में फारसी में दी जाती थी। तो क्या बचा? बौद्धकालीन शिक्षा। देखो आप वैसे भी जानते होगे जो महात्मा बुद्ध थे, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी पाली भाषा में ही किया है। तो पाली भाषा बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत भाषा में कहाँ दी जाती थी? बौद्धकालीन में, इस्लामिक कालीन में, वैदिक कालीन में या फिर अंग्रेजी शिक्षा में? तो कहाँ दी जाती थी? संस्कृत किससे संबंधित है? वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित है। प्यारे साथियों, आपसे हमारी एक विनती है, यदि आपको हमारी ये क्वेश्चन पसंद आए हों, ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न नंबर 27, बिस्मिल्लाह संस्कार संबंधित था। देखो बिस्मिल्लाह शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये मुसलमान शब्द है, इस्लामी शिक्षा से संबंधित है। तो किससे? इस्लामी शिक्षा से संबंधित था ये बिस्मिल्लाह संस्कार। और बौद्धकालीन में क्या था? प्रवज्जा संस्कार। और वैदिक शिक्षा में क्या था मेरे भाई? उपनयन संस्कार। मैं भाई बहुत कम समय ले रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ समय की इस समय कितना अभाव है, परीक्षाएं सिर पर हैं। तो एक बार सरसरी निगाहों से इन चीज़ों को देख लीजिए। 28, बच्चों के सामाजिकरण का अग्र व्यक्ति कौन है? माता, पिता, भाई या शिक्षक? तो देखो यार, प्रत्येक बच्चे की जो पहली गुरु होती है या जो पहली शिक्षक होती है तो वो माता ही होती है। तो बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले किससे होता है? माता से ही शुरू होता है। नंबर 30 देखते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नंबर ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर ताराचंद्र, सी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर या फिर DS कोठारी? तो विश्वविद्यालय आयोग के कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। इसी को हम पढ़ते हैं राधाकृष्णन आयोग। आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने लघु त्रि प्रश्नों में पढ़ाया था। 31 देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अभी 2-3 दिन पहले ही गया है ये। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। 32 देखते हैं, ज्ञान भय पथ है, पथ मानी रास्ता, ज्ञान भय पथ है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ये किसने कहा था? शेक्सपियर ने, महात्मा गांधी ने, एडम्स ने या फ्रोवेल ने? तो ये कथन दिया था मेरे भाई शेक्सपियर ने। शेक्सपियर साहब ने बताया कि ज्ञान के माध्यम से ही हम किसकी? स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। छनाई का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको तो यार कम से कम हम 10 बार तो पढ़ ही चुके होंगे और मैंने भी तो कई बार पढ़ा दिया। छनाई का सिद्धांत ये किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने। देखो छनाई का सिद्धांत क्या है याद करो। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हम शिक्षा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ना देकर उच्च वर्ग के व्यक्तियों को देंगे, यानी जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, और उनके माध्यम से छनते छनते छोटे वर्गों तक शिक्षा पहुंच जाएगी। तो ये था छनाई का सिद्धांत। 34 देखते हैं, कौन सा दर्शन परम सत्ता मानी ईश्वर को आध्यात्म में घोषित करता है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या प्रयोजनवाद? तो कौन सा है ये? आदर्शवाद। देखो प्रकृतिवाद तो प्रकृति को ही मानता है, तो आदर्शवाद किसको मानता है मेरे भाई? ईश्वर को। देखो आदर्शवादियों का मानना था कि इस दुनिया में ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये था आदर्शवादियों का मानना। नंबर 35 देखते हैं, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? विद्यालय, परिवार, व्यक्ति या फिर सामाजिक संस्थाएं? तो यार आप सभी लोगों को पता है समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार। परिवार से ही हम शुरू करते हैं सारी चीज़ें। 36 देखते हैं, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकास उन्मुख है, यानी जो विश्व है वो परिवर्तनशील है, लगातार बदल रहा है और विकास की तरफ जा रहा है। ये विचार किसके हैं? नंबर ए हीगल, बी रोजन, सी हॉर्न या फिर डी जॉनसन साहब के? तो ये विचार थे मेरे भाई हीगल के। इम्पोर्टेंट है, इसको यार ध्यान दे लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, इसलिए। 37 देखते हैं,
निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं? तो प्लेटो किसके हैं? देखो प्रश्नोत्तर विधि के तो सुकरात साहब थे, तो प्लेटो किसके हैं? संबंध विधि की, संबद्ध। नंबर 38 देखते हैं मेरे भाई, स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? जॉन ड्यूवी, अरस्तु, सुकरात या फिर एडम्स? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन ड्यूवी साहब के द्वारा। और इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये स्कूल और समाज, इनकी ही है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। शायद ये वही प्रश्न है, हिंदी में इसको बता दिया गया है। 39 देखते हैं, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? यानी जो स्कूल है हमारा, जो विद्यालय है हमारा, वो प्यार का घर है, ये किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने, अगस्त काम्टे ने या फिर जॉर्ज पेनी ने या आईजी कोलिंगवुड ने? तो किसने कहा है मेरे भाई? ये पेस्टोलॉजी ने कहा है। नंबर 40 देखते हैं, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? यानी वैल्यू, व्यक्ति की वैल्यू क्या है? जीवन की, मानव की जीवन शैली के तत्व, सूक्ष्म एवं शुद्ध तत्व, आर्थिक तत्व या फिर भौतिक तत्व? देखो यार, आर्थिक तत्व से कोई मतलब बन रहा है, भौतिक तत्व से कोई मतलब बन रहा है, तो जो मूल्य क्या है? मानव जीवन शैली के तत्व हैं। 41 देखते हैं, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? अब देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता था कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो हमको लगाना था रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन हमसे पूछा किस स्थान पर की थी? कोलकाता में, मुंबई में, लखनऊ में या फिर बोलपुर में? तो देखो यार, है तो ये पश्चिम बंगाल में ही, तो हमारे दिमाग में जाएगा कि कोलकाता लगा दें, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा बोलपुर में, क्योंकि बोलपुर भी पश्चिम बंगाल में ही है। तो ये एक जगह है बोलपुर, तो बोलपुर नामक स्थान पर ही शांति निकेतन की स्थापना हुई है मेरे भाई। 42 देखते हैं, ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इनको ऐसे ही मत समझना आप, ये छाँट के लाया हूँ मैं, छनाई का सिद्धांत करके लाया हूँ, ये समझ लो 250-300 प्रश्नों में से। 42 गिजुभाई बधेका का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? चित्तल महाराष्ट्र, लखनऊ, मुंबई या दिल्ली? तो इनका हुआ था मेरे भाई चित्तल महाराष्ट्र में। 43 महिला समाख्या योजना कब प्रारंभ हुई? यार ये कब हुई थी? 1992, 95, 88, 89? इसको ये 1989 लगाओ आप, एक बार चेक कर लेना, ये हुई थी 1989 में। महात्मा गांधी के अनुसार छात्रों के पाठ्यक्रम में आवश्यक है भूगोल विषय, इतिहास विषय, विज्ञान विषय या फिर हस्तकला विषय? तो इसका उत्तर होगा हस्तकला विषय। महात्मा गांधी ने बताया था कि बच्चों के सिलेबस में हमको जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं, यानी जो स्वरोजगार की तरफ ले जाएं, ऐसी विषय बताइए। अब हम हाथ से कोई चीज़ बनाएंगे, उसको बेचेंगे, तो हमको क्या होगा? एक रोजगार की प्राप्ति होगी। 45 बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, कोलकाता, अहमदाबाद या फिर नालंदा? तो सबको पता है यार, बौद्ध कालीन शिक्षा का क्या था? नालंदा। ये कहाँ पे है मेरे भाई? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसको खिलजी ने जला दिया था, अपने इतिहास में पढ़ा होगा ये। प्रश्न नंबर 46, सभी धर्म के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? प्रधा योजना ने, कोठारी आयोग ने, कामत योजना ने या फिर राधा कृष्णन आयोग ने? तो ये किसने दिया था मेरे भाई? कोठारी आयोग ने। 47 जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सी मार्क या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन? तो ये क्या है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये कितनी बार आ गई देख लो 50 क्वेश्चन में ही, तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है मेरे भैया। 48 देखिए, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में, बालक में, शिक्षण विधि में या पाठ्यक्रम में? तो ये है उद्देश्य में। प्रश्न नंबर 49, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शिशुअवस्था से, बाल्यावस्था से, युवावस्था से या वृद्धावस्था से? तो देखो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो किससे होती है मेरे भाई? अरे शिशुअवस्था से नहीं, ये होती है बाल्यावस्था से। अब बताओ, कोई नन्हा सा बच्चा पढ़ने थोड़ी जाएगा यार। बाल्यावस्था जब हम छोटे से होते हैं, जब लगभग 8-9 साल 10 साल के होते हैं, तब से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हमारी हो जाती है। अब आ रहे हैं हम प्रश्न नंबर 50 पर। सच सच बताना यार कमेंट करके, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? नंबर 1 अच्छी लगी, नंबर बी खूब अच्छी लगी, सी अच्छी नहीं लगी या फिर दमदार लगी? आप भैया इसका उत्तर दो मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, समझ लो अब बात। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।